अब तक हमने भाषा शब्द पर विचार किया और यह समझा कि सभी भाषाएं समान होती हैं। क्षेत्र या सीमा के दृष्टि से किसी भी भाषा का हम अनादर नहीं कर सकते और न किसी भाषा भाषी यानी किसी व्यक्ति का ही भाषा के नाम पर निरादर किया जाता सकता है। हमने यह भी समझा कि भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में अंतर क्या है, दोनों में समानता क्या है और हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। अब हम इसकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालेंगे। और जहाँ तक हिंदी साहित्य के हिंदी की उत्पत्ति की बात है तो हिंदी की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। अब यह प्रश्न आता है कि सिंध से हिंद बना कैसे। तो हम यह तो जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया या विश्वगुरु कहा जाता था, यानी कि हमारे यहाँ ज्ञान भी प्रचुर मात्रा में था और धन भी प्रचुर मात्रा में था। यहाँ पर नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, तो चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे गुरु भी थे, जिससे आकर्षित होकर के देश तो क्या लाखों विदेशी छात्र भी यहाँ अध्ययन के लिए आते थे और धन संपदा भी यहाँ पर्याप्त थी। यहाँ का मौसम भी 6 ऋतुओं वाला देश यहाँ के लोगों को आकर्षित करता था। इसलिए कुछ लोग भ्रमण के उद्देश्य से, कुछ लोग अध्ययन के उद्देश्य से, तो कुछ लोग यहाँ की धन संपदा से आकर्षित होकर के भारत की ओर आते ही थे। यहाँ तक कि सिकंदर महान और ईसा मसीह भी भारत का लोभ संवरण नहीं कर सके और उन दोनों ने भी, ईसा मसीह ने अपना जहाँ कुछ समय भारत में व्यतीत किया तो सिकंदर महान भी भारत विजय के ही दृष्टिकोण से, लेकिन भारत आया जरूर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो विदेशियों को सदैव आकर्षित करता रहता है। कोलंबस और वास्को डी गामा जहाँ भारत की खोज में आए, मेगास्थनीज और फाहियान अध्ययन की दृष्टि से आए, तो तैमूर लंग, चंगेज खां, मोहम्मद गोरी आदि यहाँ की धन संपदा से आकर्षित होकर के आए। यहाँ तक कि बाबर जो माता की तरफ से तैमूर लंग और पिता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था, उसने तो यहाँ पर आकर के अपना साम्राज्य ही स्थापित कर लिया और कई पीढ़ियों तक उसने भारत पर राज्य किया। अंग्रेज भी 17वीं शताब्दी में जहांगीर के समय भारत आए और उन्होंने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और जिससे मुक्ति पाने के लिए हमको वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा और अंततः जाकर के 1947 में हमने आज़ादी पाई। इसी क्रम में जिस तरह से ये लोग आते रहे, उसी तरह से कुछ यूरोपीय भी भारत आए और आकर के वो सिंधु नदी के आसपास बस गए और वे लोग सिंध को हिंद कहते थे, सिंधी को हिंदी कहते थे और उस स्थान को सिंधु स्थान, जिसको लोग सिंधु स्थान कहते थे, उसको वो लोग हिंदू स्थान कहने लगे, जो धीरे धीरे हिंदुस्तान बन गया और हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। इस तरह से हिंदू और हिंदुस्तान का नामकरण हुआ। अब प्रश्न उठता है कि वो नदी के किनारे ही क्यों बसे। तो हम यह जानते हैं कि प्राचीन काल में हमारे यातायात के साधन जो थे वो विकसित नहीं थे। लोग जानवरों को सवारी के रूप में प्रयोग करते थे, सड़कें भी विकसित नहीं थी, इसलिए लोग नदी के किनारे किनारे ही यात्राएं करते थे। मनुष्य इस सृष्टि का सबसे विचारशील, बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसलिए मनुष्य को यह पता था कि जानवर जल और स्थल दोनों पर, यानी पानी में भी और ज़मीन पर भी, दोनों पर समान रूप से विचरण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। इसलिए मनुष्यों ने जानवरों को अपने यातायात का साधन बनाया। हाथी, घोड़ा, ऊँट जहाँ सवारी के काम आते थे, वहाँ पर ऊँट, गधा, बैल, भैंस आदि बोझा ढोने के काम आते थे। मनुष्य जानवरों के सहारे ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक नदी के किनारे किनारे जाता था और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच करके वहां से नदी को पार करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। यही कारण था कि हमारी सारी सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के किनारे किनारे ही विकसित हुई, जिसमें से एक सिंधु घाटी सभ्यता भी थी, जहाँ कर कि यूरोपीय जो बाद में आर्य कहलाए
उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता को या सिंधु घाटी की भाषा को हिंदी, वहाँ के लोग को हिंदू और उस स्थान को हिंदुस्तान कहना शुरू किया, जिससे इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। और आर्यों के नाम के आधार पर इस भारत का नाम आर्यावर्त भी पड़ा। इतना तो हम जान गए। अब जहाँ तक हिंदी के विकास की बात है, तो कोई भी भाषा या कोई भी वस्तु एक दिन में बनती बिगड़ती नहीं है। जिस तरह से एक छोटे से बीज को वृक्ष बनने में वर्षों का समय लग जाता है, जिस तरह से एक छोटे से बच्चे को पूर्ण पुरुष बनने में, योग्य नागरिक बनने में वर्षों का समय लग जाता है। जब हम कोई खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उसमें भी हमको वर्षों का समय लगता है। बार बार हम परीक्षण करते हैं, तब हमको सफलता मिलती है। या यूँ कहिए तो हमारी कोई भी सफलता हमारे वर्षों के मेहनत का, वर्षों के परिश्रम का परिणाम होती है। तो इसी तरह से हिंदी भी हमारी एक दिन में नहीं बनी, बल्कि इसका निर्माण 11वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर के और धीरे धीरे विकसित होते हुए 19वीं सदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के हाथों पूर्णता को प्राप्त हुई। और आज कुमार विश्वास आदि कवियों ने तो इसकी विजय पताका को पूरे विश्व में फहरा दिया है। आज पूरा विश्व हिंदी साहित्य का रसास्वादन कर रहा है, जिस पर विस्तृत चर्चा मैं अगली श्रृंखला में करूँगी। उस अध्ययन की सुविधा से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल, जो आज तक जारी है। यहाँ हमने कुछ बातें आपके विषय से हटकर भी बताई हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आपके जिज्ञासाओं को शांत करना, आपके प्रश्नों का पूर्ण समाधान कर देना है। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आती है, यह वीडियो पसंद आता है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और फिर नई नई जानकारियों के साथ, नए वीडियोज़ के साथ फिर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।